हेलो यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप लोग। आज बड़ा कॉमन टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ओपीडी में जो डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं मेरे पास भी, और सब डॉक्टर्स के पास आते हैं, फिजिशियंस के पास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो ये पूछते हैं कि सर हमें ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। अभी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है और जवाब जो देना चाहिए या हम देते हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना चाहिए कि भी हमें ये बताना है कि भी पेशेंट को ऑयल कितना यूज करना है, अमाउंट ऑफ ऑयल टू बी यूज्ड। हमें ये पता होना चाहिए भी 1 ग्राम ऑयल जो है, 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज है। तो अगर हम 5 ग्राम ऑयल, 5 ग्राम का मतलब 1 चम्मच लगा लो, 5 ml होता है, लगभग 5 ग्राम के करीब होगा, तो 45 कैलोरीज होगी। तो हमें अगर किसी पेशेंट को हमने रिकमेंड करी है, कोई ओबीज पेशेंट है कि हम 1200 कैलोरीज ले रही हैं या 1500-1400 लेनी है कैलोरीज आपको रिकमेंडेड है, तो अगर 1 चम्मच में 45 कैलोरीज हैं, तो अगर 3-4 चम्मच उसके ऑयल के डल के और सब्जी बनाई हमने, तो कितनी कैलोरीज उसमें अमाउंट ऑफ ऑयल की वजह से ही तो चली गई। तो इस वजह से सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि भी अमाउंट ऑफ ऑयल शुड बी यूज टू द मिनिमम। जितने कम से कम में हमें काम चल जाए, हमारी सब्जी कुकिंग हो जाए, उतना हमें ऑयल यूज करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इट विल लीड टू ओबेसिटी, मोटापा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, क्योंकि मोटापा जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण होता है। तो हमें इसके बाद हमें बताना होता है पेशेंट को कि बेसिक जो यूनिट्स हैं, हमें यूज ऑफ फैट है वो हमें एक मिनिमाइज करना है, ताकि हमारे मोटापा ना हो और हमारे को इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। परंतु ये भी नहीं है कि भी बिल्कुल हम कहें कि आपको ऑयल यूज ही नहीं करना, क्योंकि यूज ऑफ ऑयल इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। एक तो बॉडी में जो नर्व्स हैं उसकी कंडक्शन के लिए, नर्व्स जो होती हैं उसकी कंडक्शन के लिए ऊपर एक शीट लगी होती है। जैसे आपको हम ये बताएं, ये नर्व है, इसके ऊपर अगर एक शीट चढ़ा दें ऐसे करके, वो शीट होती है, कवर होता है, वो जो है वो फैट से बनती है, तो उसके थ्रू ही नर्व कंडक्शन होती है। तो अगर हम बिल्कुल ही फैट नहीं खाएंगे तो वो कंडक्शन जो है हमारी पुअर हो जाएगी, नर्व्स की जो वीकनेस आ जाएगी। नंबर 2, कुछ चीजों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने खाने में खाया, जो खाने में हमने प्रोडक्ट्स खाए उसमें से विटामिन भी निकल आएंगे, विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, और भी इस तरह की जो चीजें जो के थ्रू फैट ट्रांसपोर्ट होनी है ब्लड में, सर्कुलेशन। तो उसके लिए भी हमें फैट की जरूरत होती है, जैसे फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन हैं? ए, डी, ई, के 4 विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो यहां तक पहुंचने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऑयल कितने टाइप के हैं। ऑयल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑयल पूफा कहते हैं, PUFA, एक होता है म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक होता है सैचुरेटेड। तो 3 तरह के ऑयल होते हैं, पूफा, मुफा एंड सैचुरेटेड ऑयल। अब बेस्ट ऑयल जो है वो कौन सा गिना जाता है? मुफा, MUFA। मुफा ऑयल का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये कौन कौन से ऑयल होते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल हो गया, उसके बाद तिल का तेल आ गया, और उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। 3 चीजें जो हैं मुफा में आते हैं, और ये कॉमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी किचन में कुकिंग के लिए। इन तीनों तेलों से हमें HDL हमारा इंक्रीज होता है और LDL को ये कम करता है। परंतु इम्पोर्टेंट फैक्टर फिर वही है कि हमें अमाउंट कितना लेना। अमाउंट हमें उतना लेना जितना कि हमारा काम चल जाए, हमारी सब्जी बन जाए, कुकिंग ठीक से हो जाए, ओवर यूज नहीं करना। उसके बाद पूफा बेस्ड ऑयल कौन कौन से? ये तो मुफा था, MUFA। अब पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड, जिसमें मल्टीपल है, वो कौन कौन से हैं? उसमें सनफ्लावर ऑयल आ गया, सूरजमुखी का तेल,
और सेफ्लॉर जो करडी का तेल कहते हैं। तो दो तरह के आते हैं तेल पूफा वाले। उन तेल को लेने से, ऑयल्स को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में एचडीएल बढ़ता है, एलडीएल जो है कम होता है। परंतु ये ज्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये एचडीएल को कम करता है और एलडीएल को इंक्रीज करता है। उसके बाद हमारे पास मूफा ऑयल्स और भी हैं। कुछ लोग ये ग्राउंडनट ऑयल, सीसम का तेल नहीं यूज करना चाहते, या मस्टर्ड ऑयल से कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, स्किन एलर्जी होती है। उन पेशेंट्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन का मतलब जो चावल की भूसे में से, जो चावल में से निकलता है उसको राइस ब्रेन ऑयल कहते हैं। और एक ऑलिव ऑयल होता है। तो जो राइस ब्रेन ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल जो है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन ई होता है। परंतु ऑलिव ऑयल जो है उसको जरा सा भी हम गर्म करेंगे तो एकदम भाप आ जाती है, उसमें धुआं उठ जाता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो इसलिए उसको हमें बॉईल नहीं करना, उसको तो हमें एज सच ही जो है जैसे सैलेड वगैरह पे हम डाल सकते हैं, वो तो हमें ऑलिव ऑयल को तो हमें ऐसे ही यूज करना। जो दूसरा ऑयल है राइस ब्रेन ऑयल, वी कैन यूज इट एज ए कुकिंग मीडियम। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि भी हमें हर महीने सेम ऑयल नहीं यूज करना चाहिए। जैसे मुफा हमें यूज करना है, मुफा में मैंने बताया आपको ग्राउंडनट ऑयल, उसके बाद मैंने बताया आपको मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद सीसम का तेल जैसे तिल ऑयल, और एक बताया राइस ब्रेन ऑयल। ये चारों में से हमें हर महीने में एक एक डिफरेंट यूज करना है। जैसे एक महीने आप ले आए ग्राउंडनट, अगले महीने आप मस्टर्ड यूज करो, तीसरे महीने तिल का, चौथे महीने राइस ब्रेन, फिर ग्राउंडनट पे आ गए। सो एक इसको रिवॉल्व करते रहो इस चीज को, ताकि हमारी बॉडी को हर तरह की चीज मिलती रहे। अब उसके बाद साउथ इंडिया में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। कोकोनट ऑयल जो है रूटीन में सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, फ्रीज मतलब उसको हार्ड बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल और देसी घी जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीजें उनमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट्स। तो ये जो सैचुरेटेड फैट्स अगर हम एक्सेस मात्रा में लेंगे तो ये एलडीएल भी बढ़ाते हैं और एचडीएल को भी हमें कम नहीं करते। तो ये हमारे लिए अगर एक्सेसिव अमाउंट हम यूज करेंगे तो ये बेनिफिशियल नहीं है। अब इसके अलावा रूटीन में हम देखते हैं हमारे स्टोर्स में वनस्पति मिलता है, रथ मिल गया, डालडा घी मिल गया, ये वैरायटीज आती हैं। और एक आता है कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आते हैं, और भी आते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई रखते हैं, इसलिए सॉलिडिफाई रखते हैं ताकि इसकी सप्लाई इजी रख सके, इसको प्रॉपर ढंग से स्टोरेज हो सके घरों में। परंतु इनमें क्या होता है, ट्रांस फैट्स होते हैं। वो ट्रांस फैट्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जो है पॉइजन पैदा करते हैं। पॉइजन कैसे पैदा करते हैं, एलडीएल को इंक्रीज करते हैं। एलडीएल इंक्रीज होगा, ओबेसिटी हो जाएगी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हम कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ट्रांस फैट्स कहाँ यूज होते हैं, आप देखते हो जो ये स्ट्रीट फूड्स मिलती हैं, ट्रॉली रेडियां मिलती हैं, आपको स्ट्रीट फूड्स हर शहर में मिलेंगे, मोमोज है, पिज्जा है, ये सब में वनस्पति ऑयल यूज होता है, पाम ऑयल यूज होता है। तो दे आर सैचुरेटेड फैट्स। सो इसीलिए बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है और पेशेंट को अर्ली एज में डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के और थोड़ा सा और ग्रो होने पे कॉर्नरी के लक्षण भी आ सकते हैं। तो ये चीजों को हमें, जो सैचुरेटेड फैट्स को एक लिमिटेड मात्रा में लेना है, जितना मैंने बताया कि हमें नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए और हमें किस लिए चाहिए कि नर्व की प्रॉपर कंडक्शन हो जाए। और विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, उनको कैरीज करने के लिए सिस्टेमिक उसमें चाहिए। ये मैं डॉक्टर अशोक राणा बोल रहा हूँ आपके साथ, जो कि आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ऑयल जो है डायबिटिक पेशेंट को कितना और कौन कौन सा लेना चाहिए। मेरी चैनल अशोक कुमार राणा है, डॉक्टर अशोक कुमार राणा। अब उसको कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को
जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, अल्ट्रा रिफाइंड ऑयल्स, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऊपर छिलके के ऊपर उसके जो फाइबर है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सारे ही निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें उसको अवॉइड करना। और एक अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उधर भी हम देखते हैं अपने बोर्ड्स लगे होते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का मतलब जो ठंडे उससे बनाते हैं, जैसे कोलू का तेल बनता था पहले जमाने में, उस को कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है वो बेटर ऑयल गिने जाते हैं। तो अब ये पूछने में आता है कि सर हम कौन सा यूज करें? ऑलिव ऑयल कॉस्टली बहुत है, सनफ्लावर ऑयल कॉस्टली बहुत है, दूसरे जो है ऑयल वो भी कॉस्टली है, तो क्या करें? तो बेस्ट सॉल्यूशन इज कि हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स चाहिए। मूफा वाला ऑयल, पूफा ऑयल, सैचुरेटेड, तीनों का कॉम्बिनेशन है। किसी में वो यूज कर लिया, किसी में वो यूज कर लिया, किसी में वो यूज कर लिया। तो हमारा कुकिंग मीडियम में कुकिंग जो होगी तीनों चीजों से बन जाए, तो उससे क्या है, हमारे को हर चीज मिल भी जाएगी और ओवर भी नहीं होगा। हमारे में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरटेंशन वगैरह जो है, ये चीजें नहीं होंगी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रह गया? अल्टीमेटली ये रहा कि भी कोई भी ऑयल जो है परफेक्ट ऑयल नहीं है। हम कहें कि भी सारा जो एक ऑयल जो है, आप ये हेल्दी ऑयल है ये यूज कर लो, ऐसा नहीं है। इट शुड बी प्रॉपरली जो है रेशियो में होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट। एक चीज और भी ख्याल रखते हैं, ओवर हीटिंग भी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम ऑयल को गर्म कर रहे हैं, उसमें से बहुत ज्यादा अगर धुआं आने लग जाए, इसका मतलब क्या है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, देन इट बिकम्स टॉक्सिक, सो इट शुड बी अवॉइडेड। तो इसलिए हमें एक तो डीप फ्राइंग के लिए जो ऑयल यूज करना है, उसको एक बार यूज किया, दोबारा से उसको यूज नहीं करना। नंबर 2, हमें जो रीहीटिंग जो ऑयल है वो भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, उसके जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है। अब फिर से कंक्लूड कर रहा हूं मैं आपके लिए कि हमें टू मच ऑफ ऑयल शुड बी अवॉइडेड। हमें अपना अमाउंट ऑफ ऑयल सबसे पहले देखना है, अपनी कुकिंग मीडियम में कम से कम में जितना काम चल जाए वो करना है। नंबर 2, हमें मूफा, पूफा और सैचुरेटेड तीनों को कंबाइन करके यूज करना है। नंबर 3, हमें ट्रांस फैट्स अवॉइड करने हैं। नंबर 4, हमें एक्सेस जो है ऑयल को बॉईल नहीं करना, हीट नहीं करना कि उसमें बहुत धुआं उठ जाए। उसके बाद नंबर 5, जो ऑयल हमने यूज किया डीप फ्राइंग के लिए, ये पकौड़े बनाए, कुछ बनाया, उसको दोबारा हमें कोशिश करनी है कि हम ना यूज करें, क्योंकि उसमें फैटी एसिड ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो टॉक्सिक हो जाता है। सो इस सब चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हार्ट डिजीज से भी बच सकते हैं, हमारे को डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन होने वाली है वो भी बच जाती हैं, और हमें जो है इन सब बीमारियों से, जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन जैसे नेफ्रोपैथी, लिवर डिजीज, फैटी लिवर बड़ा कॉमन, आप देखोगे अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट लिखता है फैटी लिवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस फैट वी आर टेकिंग इन अवर मील्स एंड दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन लिवर, एंड इफ इट इज नॉट रेक्टिफाइड इन टाइम, तो ये क्या करता है, ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD, और फिर अल्टीमेटली पोर्टल हाइपरटेंशन। सो वो पेशेंट सिर्फ सिंपल खाना खा रहा था तो भी उसके पोर्टल हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसने फैटी एसिड्स या ऑयल्स वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें अमाउंट को ख्याल रखना है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है। इन शब्दों के साथ मैं अब कंक्लूड करूंगा, एंड आई होप दैट यू विल कीप दिस fact in your mind while cooking the meals. Thank you.